नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट क्राइम नोयर ऑफिशियल से, और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कल्पना करें, एक ठंडी रात जब लखनऊ के पास अहिनवार गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। चांद की मध्यम रोशनी खेतों पर पड़ रही थी और गंगा सागर का विशाल घर अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन उस घर के अंदर एक भयानक सच्चाई छुपी थी। गंगा सागर का शव खून से लथपथ फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके सीने में चाकू घुसा हुआ था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, मानो मरते वक्त भी वह कुछ कहना चाहता हो। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि ब्लैकमेल, धोखे और छुपे हुए राजों की एक गहरी गुत्थी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह है लखनऊ के अहिनवार गांव में ब्लैकमेल और हत्या, रजनी, कमल और गंगासागर का चौंकाने वाला मामला। अहिनवार गांव लखनऊ से कुछ ही किलोमीटर दूर बसा एक छोटा सा गांव था। यहाँ की जिंदगी साधारण थी, खेत, मवेशी और आपसी रिश्तों का एक जाल। लेकिन इस शांति के पीछे कई अनकही कहानियां छुपी थीं। रजनी और कमल इस गांव के एक साधारण से जोड़े थे। रजनी 28 साल की एक खूबसूरत और शांत स्वभाव की महिला, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश दिखती थी। कमल, उसका पति, एक मेहनती किसान था जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। उनकी शादी को 4 साल हो चुके थे और बाहर से देखने में सब कुछ ठीक लगता था। लेकिन रजनी के मन में एक डर था, एक ऐसा राज जो उसने अपने पति से छुपा रखा था। शादी से पहले रजनी का एक प्रेम संबंध था। उसका नाम था अरविंद। अरविंद एक पढ़ा लिखा और महत्वाकांक्षी लड़का था जो अब विदेश में बस गया था। उनके बीच का रिश्ता गहरा था और उस दौरान दोनों ने कुछ अंतरंग पत्र और तस्वीरें साझा की थीं। जब अरविंद विदेश चला गया तो रजनी ने सोचा कि उसका अतीत हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन वह गलत थी। किसी तरह ये पत्र और तस्वीरें गंगा सागर के हाथ लग गईं। गंगा सागर गांव का सबसे ताकतवर और डरावना शख्स था। 50 साल की उम्र में भी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो लोगों को असहज कर देती थी। वह एक जमींदार था जिसके पास गांव की आधी जमीन थी, लेकिन उसकी असली ताकत उसके अवैध धंधों से आती थी। जमीन हड़पना, उगाही और कुछ लोगों का कहना था कि वह मानव तस्करी में भी लिप्त था। गंगा सागर का नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते थे, क्योंकि उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक दिन गंगा सागर ने रजनी को अपने घर बुलाया। उसने उसे अकेले में ले जाकर वो पत्र और तस्वीरें दिखाईं। उसकी आवाज में एक ठंडक थी जब उसने कहा, रजनी, ये सब अगर कमल को या गांव वालों को पता चल गया तो तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन मैं इसे रोक सकता हूँ। बस इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। रजनी का दिल धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या चाहिए आपको? गंगा सागर मुस्कुराया और बोला, हर महीने 5,000 रुपए। और हाँ, मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना ये तस्वीरें सबके सामने होंगी। रजनी के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने गंगा सागर से विनती की, लेकिन वह नहीं माना। डर और शर्मिंदगी से भरी रजनी ने कुछ महीनों तक चुपचाप उसकी मांग पूरी की। उसने अपने गहने बेचे, कमल से छुप छुप कर पैसे इकट्ठे किए। लेकिन गंगा सागर की भूख बढ़ती गई। उसने एक दिन रजनी को कहा, अब सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा, मुझे और चाहिए। उसकी नज़रों में जो चमक थी, उससे रजनी समझ गई कि गंगा सागर की मंशा क्या थी। वह टूट चुकी थी। उस रात जब कमल खेत से लौटा तो उसने रजनी को रोते हुए देखा। कमल ने पूछा, क्या हुआ रजनी, कुछ तो बता। रजनी ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन कमल के बार बार पूछने पर वह टूट गई। उसने अपने अतीत का पूरा सच नहीं बताया, बस इतना कहा, गंगा सागर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसके पास कुछ सबूत हैं जिन्हें वो झूठा बताकर मुझसे पैसे मांग रहा है। मैं थक गई हूँ। कमल कमल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, उस हरामी को मैं सबक सिखाऊंगा, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। कमल का गुस्सा उसकी ताकत था, लेकिन कभी कभी उसका नुकसान भी। उसने रजनी से कहा, हमें वो सबूत वापस लेने होंगे। अगर गंगा सागर के पास कुछ नहीं रहेगा तो वो हमें परेशान नहीं कर पाएगा। रजनी डर रही थी, लेकिन उसे कमल पर भरोसा था। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे रात को गंगा सागर के घर जाएंगे जब वह अकेला होगा। उनका इरादा था कि वे चुपके से अंदर घुसें, सबूत ढूंढें और बिना किसी को पता चले वापस आ जाएं। वह रात ठंडी और अंधेरी थी।
गांव सो चुका था और सिर्फ कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। रजनी और कमल ने काले कपड़े पहने ताकि कोई उन्हें देख न सके। कमल के हाथ में एक छोटा सा चाकू था, जिसे उसने कहा सिर्फ डराने के लिए है, कुछ गलत होने पर। रजनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे गंगा सागर के घर के पीछे वाली खिड़की तक पहुंचे, जो हमेशा खुली रहती थी। कमल ने खिड़की से अंदर झांका, फिर रजनी को इशारा किया। दोनों धीरे से अंदर घुसे। घर में सन्नाटा था। गंगा सागर का बड़ा हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। कमल ने टॉर्च जलाई और रजनी को कहा, तू उस कमरे को देख, मैं यहां ढूंढता हूं। रजनी एक छोटे से कमरे की ओर बढ़ी, जहां गंगा सागर अपना सामान रखता था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। सामने गंगा सागर का शव पड़ा था। उसके सीने में चाकू घुसा हुआ था और उसका खून फर्श पर फैल गया था। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। रजनी ने कमल को पुकारा, कमल, यहां आओ, जल्दी। कमल दौड़ता हुआ आया और वह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा, ये मर चुका है, अब क्या करें? रजनी का दिमाग सुन्न हो गया था। उसने कहा, हमें यहां से भागना होगा, वरना हम फंस जाएंगे। लेकिन जल्दबाजी में कमल का एक जूता वहां छूट गया और रजनी का दुपट्टा फटकर फर्श पर गिर गया। दोनों डर के मारे घर से बाहर भागे और अपने घर की ओर दौड़ पड़े। अगली सुबह जब गंगा सागर का नौकर काम पर आया, तो उसने शव देखा और चीख मारकर पूरे गांव को जगा दिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, एक तेज तर्रार और अनुभवी अधिकारी, ने जांच शुरू की। उन्होंने देखा कि गंगा सागर के सीने में चाकू था, लेकिन कुछ और भी अजीब था। उसका चेहरा नीला पड़ गया था और मुंह से झाग निकल रहा था। पुलिस ने घर की तलाशी ली और वहां कमल का जूता और रजनी का दुपट्टा मिला। विक्रम सिंह ने अपने सहायक से कहा, ये दोनों सबूत किसी को यहाँ लाते हैं। रजनी और कमल से पूछताछ करो। इसके अलावा उन्होंने गंगा सागर के दुश्मनों की सूची बनाई। मोहन, उसका व्यावसायिक साथी, जिसके साथ उसका जमीन का झगड़ा था। सुनीता, गंगा सागर की पत्नी, जो उसके क्रूर व्यवहार से तंग थी। और कई अन्य लोग जिनसे गंगा सागर ने दुश्मनी मोल ली थी। रजनी और कमल को थाने बुलाया गया। विक्रम सिंह ने सख्ती से पूछा, तुम दोनों उस रात गंगा सागर के घर क्यों गए थे? रजनी ने कांपते हुए कहा, साहब, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। हम सिर्फ वो सबूत लेने गए थे जो उसके पास थे, लेकिन जब हम पहुंचे वो पहले से मरा हुआ था। कमल ने भी यही बात दोहराई, लेकिन विक्रम सिंह को शक था। उन्होंने कहा, तुम्हारे सबूत वहां मिले हैं। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये कैसे हुआ? जांच के दौरान पुलिस को गंगा सागर के कमरे से एक लिफाफा मिला, जिसमें रजनी और अरविंद के पत्र और तस्वीरें थीं। विक्रम सिंह ने रजनी से पूछा, ये क्या है? रजनी ने रोते हुए कहा, ये मेरे अतीत का हिस्सा है। गंगा सागर इन्हें लेकर मुझे परेशान कर रहा था। कमल, जो पास खड़ा था, यह सुनकर सन्न रह गया। उसने रजनी की ओर देखा और कहा, तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया? रजनी ने कहा, मुझे डर था कि तू मुझे छोड़ देगा। विक्रम सिंह ने जांच को आगे बढ़ाया। उन्होंने मोहन से पूछताछ की, जिसने कहा, हाँ, मेरा उससे झगड़ा था। उसने मेरी जमीन हड़प ली थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। सुनीता से पूछने पर उसने कहा, वो एक राक्षस था, मुझे उससे नफरत थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। कई दिनों बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में लिखा था कि गंगा सागर की मौत चाकू के घाव से नहीं, बल्कि जहर से हुई थी। चाकू का घाव गहरा था, लेकिन घातक नहीं। जहर उसके शरीर में पहले से मौजूद था, जो धीरे धीरे असर कर रहा था। विक्रम सिंह ने सोचा, तो असली हत्यारा वो है जिसने जहर दिया। पुलिस ने सुनीता के कमरे की तलाशी ली और वहां से जहर की शीशी मिली। सुनीता से सख्ती से पूछा गया तो उसने टूटकर कहा, हाँ, मैंने उसे जहर दिया था। वो मुझे हर दिन ताने मारता था, मुझ पर शक करता था कि मेरा किसी और से संबंध है। मैं उसकी संपत्ति लेना चाहती थी। उस रात मैंने उसके खाने में जहर मिलाया। लेकिन कहानी में अभी और मोड़ बाकी थे। मोहन ने स्वीकार किया कि उसी रात वह गंगा सागर से मिलने गया था। उसने कहा, मैंने उस पर चाकू से हमला किया क्योंकि वो मुझे धमकी दे रहा था, लेकिन वो पहले से ही बीमार लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो जहर से मर रहा था। रजनी ने भी एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा, साहब,
मैं उस रात अपने साथ जहर लेकर गई थी। मेरा इरादा था कि अगर वो हमें रोकता है तो मैं उसे मार दूंगी, लेकिन जब हम पहुंचे वो पहले से मरा हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया। विक्रम सिंह के सामने अब एक जटिल मामला था। 3 लोग, 3 अलग-अलग हमले, लेकिन मौत सिर्फ एक ही वजह से हुई। पुलिस ने रजनी, कमल, सुनीता और मोहन को गिरफ्तार कर लिया। मामला अदालत में पहुंचा। अदालत में सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने कहा कि रजनी और कमल ने गंगा सागर को मारने की योजना बनाई थी और उनके सबूत वहां मिले। सुनीता ने जहर दिया और मोहन ने चाकू मारा। लेकिन बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया, रजनी और कमल ने कोई अपराध नहीं किया, वे सिर्फ अपने सबूत लेने गए थे। गंगा सागर की मौत जहर से हुई जो सुनीता ने दिया। मोहन का हमला घातक नहीं था। कई दिनों तक सुनवाई चली। गवाहों ने बताया कि गंगा सागर एक क्रूर इंसान था जिसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि मौत का कारण जहर था जो सुनीता ने दिया। चाकू का घाव और रजनी का इरादा अपराध तक नहीं पहुंचा। अंत में अदालत ने फैसला सुनाया। सुनीता को हत्या का दोषी माना गया और उसे उम्र कैद की सजा दी गई। मोहन को हत्या के प्रयास के लिए 10 साल की सजा हुई। रजनी और कमल को बरी कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब रजनी और कमल घर लौटे तो उनके बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। कमल ने कहा, रजनी, तूने मुझे अपने अतीत के बारे में क्यों नहीं बताया? रजनी ने रोते हुए कहा, मुझे डर था कमल, लेकिन अब सब खत्म हो गया। क्या तू मुझे माफ करेगा? कमल चुप रहा। फिर उसने रजनी का हाथ थामा और कहा, हम एक नई शुरुआत करेंगे। ये गांव हमारे लिए अब ठीक नहीं है। कुछ दिनों बाद रजनी और कमल ने गांव छोड़ दिया। वे लखनऊ शहर चले गए, जहां उन्होंने एक छोटा सा घर लिया और नई जिंदगी शुरू की। गंगा सागर का नाम गांव में एक डरावनी कहानी बनकर रह गया। सुनीता जेल में अपनी सजा काट रही थी और मोहन अपने किए की सजा भुगत रहा था। यह थी अहिनवार गांव की वह चौंकाने वाली घटना जहां ब्लैकमेल और हत्या ने कई जिंदगियों को बदल दिया। इंसान के मन में छुपा डर, लालच और गुस्सा कैसे उसे अपराध की ओर ले जाता है, यह इस कहानी से साफ हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया क्राइम नोवार ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।